करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के कैंसर सर्जन डॉक्टर अंशुमान कुमार जुड़ चुके हैं। अंशुमान जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पर। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि अब तक हम अलग अलग मसलों पर बात करते आए हैं, तो सर ये बताएं कि ये जो नई बात सामने आई है कि जो लोग कोरोना से संक्रमित होते हैं उनमें शुगर का खतरा बढ़ जाता है। अगर इसको हम आसान भाषा में समझना चाहें तो किस तरह के पेशेंट को शुगर का खतरा ज्यादा होता है? क्या जो माइल्ड सिम्टम वाले होते हैं, जिनको मॉडरेट कोरोना होता है, हल्का फुल्का होता है, क्या उनके अंदर भी शुगर आ सकता है? या जो लोग गंभीर तरह से प्रभावित होते हैं कोरोना की वजह से, जिनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, उनके अंदर ये खतरा होता है? किस तरह के पेशेंट में ये खतरा ज्यादा होता है सर? जी बिल्कुल, इसको वैज्ञानिक तरीके से मैं बहुत साधारण सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। एक ग्रुप हुआ जिनको ऑलरेडी पहले से डायबिटीज थी, कोरोना का संक्रमण हुआ तो डायबिटीज अनकंट्रोल हो गई, ठीक है, इनको अलग निकाल दीजिए। मैं उन व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिनको पहले से डायबिटीज नहीं थी, कोरोना का संक्रमण हुआ और बाद में देखा गया डायबिटीज की समस्या आ रही है। कोरोना वायरस ACE2 रिसेप्टर जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम टाइप 2 रिसेप्टर पे अटैच होके फिर आगे जहां भी जाना जाता है, जो फेफड़े में 3% सेल में होता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, शरीर के कई अंग ऐसे हैं जहां ACE2 रिसेप्टर होता है, जिसमें एक पैंक्रियाज भी है। पैंक्रियाज एक ग्रंथि होती पेट के अंदर है, उसमें उसकी बिल्कुल पूंछ वाले हिस्से में, जिसको टेल ऑफ द पैंक्रियाज करते हैं, बीटा सेल ही इंसुलिन निकालने का काम करता है। इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को कंट्रोल करना, उसपे भी ACE2 रिसेप्टर होता है। और जो मॉडरेट या सीवियर कोरोना के केसेज होते हैं उनमें वायरस हर जगह जाकर अटैच हुआ, पैंक्रियाज के भी ACE2 रिसेप्टर पे अटैच हुआ और डैमेज किया। डैमेज करने से बीटा सेल डैमेज हुआ। मरीज की जब रिकवरी हुई तो शुगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, मतलब इंसुलिन प्रोडक्शन पैंक्रियाज से कम हो गया या बंद हो गया, इसलिए वो डायबिटीज स्टेटस में पहुंच गए। ये समस्या है कोरोना का डायबिटीज से जो संबंध है। अच्छा, तो अंशुमान जी, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं सर कि अगर मान लीजिए कोई डायबिटिक नहीं है, किसी को शुगर नहीं है और वो कोरोना संक्रमण के दौरान उनको अगर शुगर होता है, तो क्या वो शुगर परमानेंटली उनकी बॉडी में रह जाता है या संक्रमण ठीक होने के बाद या वक्त के साथ वो शुगर खत्म भी हो सकता है? मतलब वो किस तरह का शुगर होता है? क्रॉनिक होता है, एक्यूट होता है, मतलब हमेशा रहने वाला होता है या तात्कालिक होता है? बिल्कुल, देखिए, ये जो कोरोना वायरस का संक्रमण है इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को जन्म देता है। वो मतलब इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस का मतलब हुआ कि कोरोना वायरस एंटीजन और शरीर में बड़ी प्रतिरोधक क्षमता एंटीबॉडी, दोनों की लड़ाई होती है। इसी प्रोसेस से बीटा सेल जो जहां से इंसुलिन निकल रहा है, टेम्पररी अगर बंद हुआ तो मरीज की रिकवरी हो जाएगी। यूजुअली हमने पीरियड देखा 3 महीने का। अगर 3 महीने के अंदर रिकवरी हो गई तो ये टेम्पररी डायबिटीज बनाया था, मतलब उसको सुसुप्तावस्था में भेज दिया था उन कोशिकाओं को जिससे इंसुलिन बन रहे थे। कुछ में परमानेंट डैमेज हो जा रहा है सेल का, बीटा सेल ऑफ हाइलेट का। उनमें ऐसे लोगों में, क्योंकि अब 1.25 साल की स्टडी हो गई हम लोगों की कोरोना वायरस से, उन लोगों में परमानेंट डायबिटीज का रूप ले लिया है। इसलिए ये ऑब्जर्वेशन उसी पर्टिकुलर मरीज पे पता चलेगा कि आपका शुगर लेवल 3 महीने के बाद अगर नॉर्मल हो गया तो टेम्पररी डायबिटीज में आप पाए, अगर नॉर्मल ही रह रहा है तो ये सेल डैमेज हो चुका है, आपको इंसुलिन सपोर्ट की जरूरत हो। ओके, तो ये 2 बातें क्लियर हो गई। तीसरी बात कि इससे बचना कैसे है, ये हमने अपनी रिपोर्ट के जरिए आपको बता दिया है कि दवाइयों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करें, नियंत्रित मात्रा में करें। एंटीबायोटिक अगर आप लेते हैं, रेमडेसिविर या जो बाकी स्टेरॉइड का इस्तेमाल होता है, उसको बहुत ही नियंत्रित तरीके से करें। और ये सारी बातें आपको बता दी गई हैं रिपोर्ट में कि कैसे आपको इससे बचना है। और जो 2 महत्वपूर्ण बातें थी वो आपको डॉक्टर अंशुमान ने बहुत डिटेल में बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप रुक करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की, कवर स्टोरी की। कोरोना काल में आपने एंटीजन टेस्ट, RT-PCR टेस्ट और CT स्कैन तो खूब सुना होगा, लेकिन इन टेस्टों के अलावा और भी कई टेस्ट हैं जो मरीजों में संक्रमण की दर को ट्रैक करने के लिए डॉक्टर्स करा रहे हैं। ऐसा ही एक टेस्ट है CRP, यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। CRP एक ब्लड टेस्ट है जिसके जरिए शरीर में इन्फेक्शन के स्तर को ट्रैक किया जाता है। दरअसल जब शरीर में बाहरी वायरस का इन्फेक्शन हमला करता है तो शरीर में कई तरह के रिएक्शन होने लगते हैं। इनमें से एक है इन्फ्लेमेशन या सूजन। इस दौरान लीवर में सी रिएक्टिव प्रोटीन यानी CRP प्रोड्यूस होता है।
सीआरपी एक ब्लड मार्कर है, ध्यान से समझिए, ये बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट है। सीआरपी एक ब्लड मार्कर है जो शरीर में इन्फेक्शन का लेवल बताता है। सीआरपी का लेवल जितना बढ़ा हुआ होगा उतना ही इन्फेक्शन भी बढ़ा हुआ होगा। सीआरपी को डॉक्टर दवाओं की मदद से काबू करने में कोशिश करते हैं। सीआरपी टेस्ट एक सामान्य ब्लड टेस्ट है जिसमें खून का सैंपल लेकर सीआरपी लेवल मापा जाता है। कुछ ही मिनटों में इसका रिजल्ट आ जाता है। तो अंशुमान जी, मैं अगर आपसे ये समझना चाहूं सर कि सीआरपी टेस्ट किन लोगों के लिए है और किनको कराना चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल है। आमतौर पे क्या होड़ लग गई है, जैसे एलोपैथिक प्रिस्क्रिप्शन बाजार में घूम रहे हैं और जिसका नतीजा आपने आज देखा कि डायबिटीज जैसी समस्या या ब्लैक फंगस जैसी समस्या आने लगी कि लोगों ने बेइंतहा दवाओं का इस्तेमाल किया ओवर द काउंटर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। सेम जांच में है, लोग प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं कि सबने ये जांच कराई, हमने भी करा ली। सी रिएक्टिव प्रोटीन एक मार्कर है जो किसी भी इन्फ्लेमेशन, शरीर के अंदर कोई भी इन्फ्लेमेशन हो, नॉट ओनली कोरोना वायरस, कैसा भी इन्फ्लेमेशन हो, आपको निमोनिया हो, सर्दी खांसी हो, मतलब बॉडी के अंदर कुछ इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चले तो सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ जाता है। ये एक मार्कर है। आमतौर पे हम उनको कराते हैं जो सिम्टोमेटिक हों और सिम्टम परसिस्ट करते हुए 4 से 5 दिन हो गया तो ये हमें प्रोग्नोस्टिक मार्कर देता है। सीआरपी का मेन रोल है प्रोग्नोस्टिक आउटकम में, मतलब मरीज के हालत में सुधार कैसे हो रही है। मतलब अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है, संक्रमित है लेकिन कोई लक्षण नहीं है, एसिम्टोमेटिक है, हो सकता है उसका सी रिएक्टिव प्रोटीन बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जैसे जैसे लक्षण ज्यादा होंगे जिस मरीज में, सी रिएक्टिव प्रोटीन उतना ज्यादा होगा और रिकवरी जब होगी तो ये डाउन होने लगेगा। तो ये हमारे लिए ट्रैकिंग का काम करता है कि मरीज की हालत में सुधार कैसी हो रही है। सी रिएक्टिव प्रोटीन अगर डाउन हो रहा है तो सुधार बेहतर हो रही है, ये इसी का मार्कर है। अच्छा, ये आपने बढ़िया समझाया सर, लेकिन मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं कि जब एंटीजन टेस्ट हुआ तो उसकी एक्यूरेसी पर सवाल खड़े हुए, तो आरटीपीसीआर टेस्ट को लोगों ने ज्यादा ऑथेंटिक माना, अभी भी माना जा रहा है, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि नहीं, आरटीपीसीआर में भी अगर काम पता नहीं चल पा रहा है तो आप सीटी स्कैन करा लें। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये जो सीआरपी टेस्ट है इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है सर? सीआरपी कोरोना का न मार्कर है न किसी भी चीज का मार्कर है, ये जनरल इन्फ्लेमेटरी मार्कर है प्रोग्नोसिस के लिए। तो इसमें उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए किसी को सिंपल बुखार आ जाए, सिंपल बुखार, और उनका सी रिएक्टिव प्रोटीन भी आप कराएंगे 5-6 दिन बाद तो बढ़ा मिलेगा। तो इसका कोरोना से कोई लेना देना नहीं है, कोरोना वायरस के आउटकम से लेना देना है। तो माइल्ड सिम्टम वालों को जरूरत नहीं है इसको ट्रैक करने की, एसिम्टोमेटिक को जरूरत नहीं है ट्रैक करने की। मॉडरेट सिम्टम या सीवियर सिम्टम हो तो सी रिएक्टिव हमें ट्रैक करके सिर्फ मार्कर का काम करेगा। ये कोई ऐसी जांच नहीं है कोई जो नई आई है या कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देगी। सिर्फ इसके ग्राफ को हम चेक करते हैं कि डाउन जा रहा है तो मतलब बेहतरी की तरफ मरीज हमारा जा रहा है, अगर ऊपर जा रहा है, बढ़ता जा रहा है लगातार, तो मतलब फाइटिंग अंदर एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन बहुत तेजी से हो रहा है। और ये डिपेंडेबल टेस्ट है, मतलब इस पे आप रिलाई कर सकते हैं इन्फ्लेमेशन के लिए। ओके, ठीक है। तो ये विस्तार से इस पर बात की किन लोगों के लिए है और इसका मकसद क्या होता है, इस तरह के इस टेस्ट का मकसद क्या है। ठीक है, अब रुक करते हैं अगली कवर स्टोरी का। और अगली कवर स्टोरी एक तरह से हैरान करने वाली स्टोरी है, परेशान करने वाली स्टोरी है, और ये ऐसी कोई स्टोरी नहीं है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, अपने आसपास ये महसूस नहीं करते हैं। हम सब अपने आसपास इस खबर को महसूस करते हैं, और खबर ये है कि कोरोना संक्रमण के मामले जिस तरह से 4 लाख के ऊपर गए, अब थोड़े कम हो रहे हैं, लेकिन इन तमाम आंकड़ों के बावजूद देश की आधी से ज्यादा आबादी, 50% से ज्यादा लोग मास्क नहीं पहनते हैं। जी हाँ, एक स्टडी में यह खुलासा हुआ है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक स्टडी करवाया है और उसमें यह बात सामने आई है कि 50% लोग मास्क पहनते नहीं हैं, बाकी 50% में से 64% लोग मास्क से नाक नहीं ढकते हैं, मतलब प्रॉपरली नहीं पहनते हैं। इन्हीं 50% लोगों में से 20% लोग ऐसे हैं जो मास्क ठुड्डी पर पहनते हैं, नीचे पहनते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। 2% लोग मास्क गले में लटकाकर घूमते हैं दिखाने के लिए कि मास्क हमारे पास है, और सिर्फ 14% लोग ऐसे हैं जो सही ढंग से मास्क पहनते हैं। मतलब अगर आप इस रिपोर्ट के अलग अलग आंकड़ों को अगर ठीक से आप समराइज करें तो मतलब सिर्फ 14% लोग ऐसे हैं, 14% लोग जो मास्क ठीक तरीके से पहनते हैं। 86% लोग, 86% लोग देश में या तो मास्क पहनते नहीं हैं
या जो पहनते भी हैं तो वो प्रॉपरली ठीक ढंग से नहीं पहनते हैं। मास्क पहनने को लेकर ये स्थिति तब है जब देश में कोरोना की दूसरी लहर आतंक बरसा रही है। ऐसे में मास्क पहनना और सही तरीके से पहनना बेहद जरूरी है। सरकार ने हाल ही में एक एडवाइजरी जारी की थी। इस एडवाइजरी में डबल मास्क या फिर N95 मास्क पहनने की हिदायत दी गई थी। एडवाइजरी में बताया गया कि अगर आप डबल मास्क पहन रहे हैं तो सर्जिकल मास्क के साथ पहन सकते हैं। एडवाइजरी के मुताबिक पहले सर्जिकल मास्क पहने और फिर कपड़े का मास्क उससे ऊपर पहना जा सकता है। सवाल यह है कि इन तमाम तरह की सलाहों के बावजूद आखिर लोग मास्क फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं। और अंशुमान जी और ये आज हम जब ये बात कर रहे हैं मास्क की तो बहुत जरूरी है, क्योंकि कल ही स्वास्थ्य मंत्रालय की नई एक गाइडलाइन आई है और उसमें ये कहा गया है कि अब जो है वो 10 मीटर तक हवा में तैर सकता है। इस पर मैं अंशुमान जी की राय लूंगा, लेकिन उससे पहले आपको सुनाता हूं कि इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा गया है। केवल 7% लोग ही देश में जिन्होंने प्रोसेस तो शुरू किया लेकिन वो उसको तरीके से कर रहे हैं। आज जरूरी है हम आपके द्वारा फिर से विनती करें कि जो गाइडलाइंस हमारी हैं, इससे पहले हमने कई बार कहा है इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। आप 90% एफर्ट कीजिए, आप 10% एफर्ट मत कीजिए, आपका आउटपुट 0 है। आप 99% एफर्ट कीजिए, आप एक पेशेंट को छोड़ दीजिए जो प्रिकॉशन ना ले, तो वह सिंगल केस फिर से पूरे एरिया में इंफेक्शन फैला सकता है। बिल्कुल, तो कोरोना की लड़ाई में मास्क बड़ा हथियार है, लेकिन उसका इस्तेमाल ठीक तरीके से नहीं हो पाया है। अंशुमान जी, आप बताएं सर, आपने पहले भी कई बार हमारे चैनल पे ये बताया कि मास्क कैसे पहना जाए, क्यों पहना जाए। अब तो नई बात यह आ गई है कि 10 मीटर तक हवा में दूर जा सकता है वायरस। तो बताएं सर, कितना जरूरी है और मास्क नहीं पहनना अब के दौर में कितना ज्यादा खतरनाक है? जी, जहां तक मृत्युंजय जी इसका सवाल रहा, देखिए मेडिकल साइंस इवॉल्विंग साइंस कहते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है बहुत सारी स्टडी होती है शोध के तहत। मेडिकल साइंस कमिटमेंट तब देता है जब शोध में उसको सत्यापित कर दिया जाता है। लेकिन जो क्लिनिकल डॉक्टर है, जैसे हम लोग क्लिनिकल डॉक्टर होते हैं जो मरीज देखते हैं, हम लोगों को पिछले मार्च से ही जब लॉकडाउन हुआ था तब से इस बात का शक लग रहा है कि कोरोना वायरस एयरबॉर्न ट्रांसमिट हो रहा है। कारण क्या था, याद कीजिए मार्च 2020 को जब 500 केसेस थे हिंदुस्तान में, लॉकडाउन हो गया और उसके बाद भी केसेस बढ़ते गए। कभी ऐसा नहीं हो केसेस घटे हैं, तो बढ़ते गए। तो अगर ट्रेवल हिस्ट्री नहीं थी, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं थी, कैसे बढ़े? लोग अपने अपने घरों में बंद थे, तो ड्रॉपलेट के साथ साथ हम लोग उसमें सस्पेक्ट कर रहे थे। लेकिन हमें इंतजार था शोध का जो लैंसेट ने पब्लिश किया, फिर हमारी मिनिस्ट्री ने भी इसको जारी किया। एयरबॉर्न है, मतलब हवा में वायरस पार्टिकल सस्पेंडेड है, जैसे आप पॉल्यूटेंट्स होता है, और घूम रहा है। तो कैसी जगहों पे आपको? अस्पताल के आसपास, जिस सोसाइटी में, जिस ब्लॉक में अगर कुछ घरों में कोरोना संक्रमण है, वहां की हवा में, वातावरण में ये वायरस घूम रहा है, तो एयरबॉर्न हो गया। तो अब ये भी जरूरी नहीं है कि आपके सामने कोई व्यक्ति आए इसलिए आप मास्क पहने। एयर से भी आप कोरोना वायरस को अंदर ले रहे हैं। इसलिए सीडीसी जो अमेरिका की बॉडी है उसने भी कहा डबल मास्क ज्यादा आपको प्रोटेक्शन देगा। मास्क जरूरी है, और जो आपने पहले पैकेज में चलाया भी कि पूरी प्रॉपरली कवर्ड, नाक से लेके मुंह को, और वी बिजनेस से पहले भी हम लोगों ने डेमो किया है, ठुड्डी के नीचे तक इस पूरे हिस्से को कवर हो, नंबर 1। नंबर 2, लगाने से पहले हाथ अच्छे से धोएं, ड्राई करें, फिर मास्क लगाएं। अंदर के सतह को बिल्कुल न छुएं, जो सतह आपके नाक और मुंह को टच करने वाला बिल्कुल न छुएं। अगर डबल मास्क लगाते हैं उसमें बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को। N95 अंदर लगाएं, क्लॉथ मास्क बाहर लगाएं। घर पहुंचने में क्लॉथ मास्क को धोने में डाल दें, N95 को स्टेराइल पेपर बैग में डालें। अगर सर्जिकल विद क्लॉथ मास्क लगाते हैं तो सर्जिकल मास्क को ऊपर लगा लें, क्योंकि आपको डिस्कार्ड करना है। हाँ। और क्लॉथ मास्क को घर ले जाके धो लें। यही अंतर है, ऊपर आगे पीछे का कोई अंतर नहीं। अंतर सिर्फ इतना है कौन सा मास्क आपको पहले फेंकना है और डबल प्रोटेक्शन लेना है। मास्क उतारने के बाद हाथ जरूर धोएं। ये थोड़े थोड़े अगर सावधानी करेंगे तो आपका बचाव दर काफी बढ़ जाएगा। ये बहुत वैज्ञानिक चीज है और बहुत मामूली चीज है, और वी बिजनेस का सच में शुक्रगुजार हूं कि आप लोग वैज्ञानिक तरीके से लोगों के बीच बात करना चाहते हैं। जी जी जी, शुक्रिया सर, आप लोग लगातार हमारे साथ आते भी हैं, आपने हमारे चैनल पर कई बार ये बताया है। एक सवाल मास्क के ऊपर अंशुमान जी आपसे मेरा और होगा, आपने कहा कि डबल मास्क पहनना चाहिए, तो सर क्या ये डबल मास्क मतलब हमेशा पहनना चाहिए? अगर मान लीजिए कोई बाहर
रोड पे अकेला चल रहा है, क्या उस वक्त भी डबल मास्क पहनना चाहिए, या अगर किसी बंद जगह में कोई जा रहा है, बंद घरों में जा रहा है, क्राउड वाली जगह में जा रहा है, तभी डबल मास्क की जरूरत है? बिल्कुल, डबल मास्क से सिर्फ प्रोटेक्शन आपका बढ़ गया। तो क्राउडेड जगह में जा रहे हैं, मार्केटिंग करने जा रहे हैं, सब्जी खरीदने जा रहे हैं, जहां पे आपको अनजान व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है, तो वहां पे एयरबॉर्न वायरस सस्पेंडेड होगा। वहां पे डबल मास्क पहने। अगर आप अकेले पार्क में घूम रहे हैं, सिंगल मास्क पहने, क्योंकि अब ब्लैक फंगस की भी बात चल रही है, तो सिंगल मास्क इटसेल्फ ब्लैक फंगस के स्पोर से बचाने में काफी कामयाब है। इसके लिए डबल मास्क की जरूरत नहीं है। सिर्फ भीड़ भाड़ वाली जगह में जब जा रहे हैं तभी डबल मास्क की जरूरत है। ठीक बात जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंशुमान कुमार जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और अलग अलग खबरों पर विस्तार से डिटेल में हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं